हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। इससे पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज आती है उन कंट्रीज के अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और वो कौन कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि इन कंट्रीज के आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ने वाले हैं वो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज भी कितनी टेंशन रहती है, कितना कॉन्फ्लिक्ट रहता है और सबसे मेन मुद्दा इसका कश्मीर ही है। कश्मीर किसका है, इसी बात पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से टेंशन रहे हैं। देखो, जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था तो साथ साथ डिवाइड भी हुआ था और जो नई कंट्री बनी थी वो थी पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाद में ये क्लेम करने लगती है कि सिर्फ पंजाब का या बंगाल का पार्टीशन एरिया ही उसको नहीं मिलना चाहिए बल्कि साथ साथ उसे कश्मीर भी मिलना चाहिए। और ये बात इंडिया को पसंद नहीं आती और बाद में कश्मीर के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है और 47-48 में वॉर भी हो जाता है। और इस वॉर का क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि कश्मीर का जो हिस्सा है ना वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक कौन सा हिस्सा जो पाकिस्तान के पास चला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और दूसरा हिस्सा जो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है जो आज भी हमारे इंडिया में है। तो इसका रिजल्ट यही निकलता है। अब देखो, बहुत सारे वॉर उसके बाद भी हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, जैसे 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में कारगिल वॉर हुआ। लेकिन कश्मीर का मुद्दा इन सब से सॉल्व हुआ हो ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं निकला इन वॉर से। मतलब कि 71 में भी हुआ तो क्या हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन क्या उस वॉर से कश्मीर के मुद्दे पे कोई सॉल्यूशन निकला? तो ऐसा नहीं था। अब सिर्फ कश्मीर का ही मुद्दा नहीं है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बल्कि और भी मुद्दे हैं। सबसे पहला तो स्ट्रैटेजिक इश्यूज। स्ट्रैटेजिक इश्यूज मतलब क्या कि सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, ज्यादा से ज्यादा वेपन दोनों ही कंट्रीज बनाना चाहती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? 1998 में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरान में। क्यों? देखो, 1998 का जो ईयर था उसमें इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। अब न्यूक्लियर वेपन का वो टेस्ट करके देखता है, कौन? इंडिया। लेकिन पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, वो भी दिखाने के लिए कि अगर इंडिया ने बनाया है तो हमने भी बनाया है, ये दिखाने के चक्कर में वो लोग भी 1998 में चाइना की हेल्प लेकर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं छगाई हिल्स में। तो मतलब एक दूसरे को दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। पहले इंडिया ने किया तो इंडिया से भी पाकिस्तान कम नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब ये तो एक मुद्दा था, लेकिन और भी मुद्दे पर हमारे बीच में टेंशन रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी मिलिटेंट्स को जो है वो आर्म्स देता है, वेपन्स देता है, ट्रेनिंग देता है, मनी देता है और प्रोटेक्शन देता है। लगातार ऐसी खबरें आती भी रहती है कि कश्मीर में पाकिस्तान जो है, उसकी जो लोग हो गए या उसकी गवर्नमेंट हो गई या जो भी है, वो पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोगों को भड़का रहे होते हैं कि तुम इंडिया में ट्रबल करो, इंडिया तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, तुम तो हमारे हिस्से हो। ऐसे कश्मीर के लोगों को भड़का रहे होते हैं, वहां पर आतंकवादी को भेज रहे होते हैं, वहां पर जो जिन लोगों को भड़काया जा रहा है उन्हें वेपन दे रहे होते हैं कि तुम मासूम लोगों को मारो, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वेपन चलाने की, उन्हें मनी भी दे रहे होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। इंडिया का ये भी मानना है कि 1985 से 95 के बीच में जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे, जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे इंडिया में कुछ लोग, उनको भी वेपन और ट्रेनिंग ये पाकिस्तान वालों ने ही दी थी। हमारा ये भी मानना है कि पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, जो उसकी सिक्योरिटी एजेंसी है, वो भी इंडिया में एंटी इंडिया कैंपेन्स में इन्वॉल्व रही है। वो भी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया में, मतलब इंडिया को तोड़ने की जो है वो हमेशा साजिश करती रहती है या इंडिया में आतंकवादी भेजती रहती है। इसमें उसकी सिक्योरिटी एजेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। वो लोग भी हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इंडिया में कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करे, इंडिया को तोड़ दें या फिर इंडिया के लोगों को भड़काएं, मासूम लोगों की जान लें। अब पाकिस्तान भी कुछ इल्जाम लगाता है इंडिया पर
पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो पाकिस्तान का जो सिंध और बलूचिस्तान का जो रीजन है वहां पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करती है। हम इंडिया वाले उनके ये 2 रीजन में जो है वो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये तो कश्मीर का एक मुद्दा हो गया, एक ये हमने जो क्लेम्स किए दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर ब्लेम लगाए, ये हो गया। अब तीसरा क्या इशू था? तीसरा इशू था शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर का। मतलब कि 1960 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस बात को भी कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि जो इंडस रिवर है उसका पानी हम कैसे शेयर करेंगे। दोनों कंट्रीज कहती थी हमको इतना मिलना चाहिए, उसको इतना मिलना चाहिए। बाद में क्या होता है, 1960 में वर्ल्ड बैंक आता है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि तुम दोनों एक ट्रीटी साइन करो जिसे कहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें लिखा होगा कि दोनों कंट्रीज को कितना जो है पानी मिलेगा, कितना शेयरिंग होगा। अब इस पर भी थोड़े डिफरेंसेस है क्योंकि दोनों कंट्रीज ने अपनी तरीके से इस ट्रीटी को इंटरप्रेट किया है, लेकिन ये अचीवमेंट है कि कितने ही वॉर क्यों ना हुए हो इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन ये ट्रीटी आज तक सरवाइव करती है। आज तक हम पानी जो है वो इंडस रिवर का जो वाटर है वो शेयर करते हैं। और क्या कॉन्फ्लिक्ट थे? तो रन ऑफ कच्छ में ये जो सर क्रीक है, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है। एक माइनर प्रॉब्लम हमें वैसे लगती है कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सर क्रीक की जो बाउंड्री लाइन है यही बताएगी कि आगे जाकर सी रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करेगा, किसका अधिकार होगा। तो ये कुछ हमारे जो है आपस में इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब देखते हैं कि अदर कंट्रीज के साथ इंडिया के क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। देखो, अभी तो मैंने बताया कि पाकिस्तान के साथ हम इंडस रिवर के वाटर को शेयर करना चाहते हैं, कितना उनको हिस्सा मिलेगा, कितना हमको मिलेगा, इसको लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। अब बांग्लादेश के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी के शेयरिंग को लेकर जो है प्रॉब्लम चलती है। लेकिन 1996 के दिसंबर में इंडिया और बांग्लादेश एक फरक का ट्रीटी साइन करते हैं। इस फरक का ट्रीटी में लिखा होता है कि गंगा वाटर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कैसे शेयर होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसकी क्या दिक्कत है, मतलब क्या रीजन है इसके? तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडिया मानता है कि बांग्लादेश से जो है वो लोग जो है इलीगली माइग्रेट करके इंडिया में आ जाते हैं। मतलब वहां से लोग घुसकर इंडिया में आ जाते हैं। कैसे? जैसे कि हमने रोहिंग्याज तो बहुत सुना होगा कि दिल्ली में बहुत सारे रोहिंग्याज बसे हुए हैं। तो ये लोग कौन है? बांग्लादेश के लोग हैं, जो कोई ऐसे वीजा या प्लेन से इस तरीके से नहीं आया है, बल्कि वो लोग जो है इलीगली इंडिया में घुस गए हैं, छुपते छुपाते घुस गए हैं। और इससे हमारा ही नुकसान है क्योंकि वो रहे इंडिया में रहे हैं, हमारी जॉब या हमारे जो चीजें हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो ये चीज इंडिया को नहीं पसंद कि अपने देश में उन्हें रहना चाहिए। और दिक्कत ये नहीं है कि वो इंडिया में भाग कर आ रहा है, ये तो दिक्कत है ही, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही इसको रोकने के लिए, बल्कि वो और ज्यादा डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ से तो भागकर कोई भी इंडिया नहीं जा रहा। ये चीज इंडिया को अच्छी नहीं लगती। दूसरा, वहां पर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं। वहां पर ऐसे ग्रुप हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट काम करते रहते हैं या फिर इंडिया में ट्रबल करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट भी कुछ नहीं करती, इस पर भी चुप्पी साध लेती है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश से परमिशन मांगी थी, बात की थी कि क्या इंडियन ट्रूप्स बांग्लादेश के हिस्से से होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट में जा सकती है, और इसके लिए भी बांग्लादेश ने मना कर दिया था। पांचवा इशू ये होता है कि नेचुरल गैसेस जो है इंडिया में, नेचुरल गैस जो है वो इंडिया बाहर से एक्सपोर्ट करती है, बाहर से लेती है, और बांग्लादेश भी नेचुरल गैस देता है, लेकिन उसने कहा कि वो इंडिया को नेचुरल गैस नहीं देगा, और म्यांमार को भी अपने टेरिटरी के थ्रू इंडिया को नेचुरल गैस भेजने नहीं देगा। तो ये था कि इंडिया को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। दूसरा, बांग्लादेश के भी कुछ प्रॉब्लम है। बांग्लादेश कहता है कि इंडिया एक रीजनल बुली की तरह एक्ट करता है और
इंडिया जो है वो उनके चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो है लोगों को भड़का रहा है और लोग रिबल कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, इंडिया जबरदस्ती बांग्लादेश के नेचुरल गैसेस को लेने की कोशिश कर रहा है और ट्रेड में भी इंडिया बहुत ज्यादा अनफेयर रहता है, ऐसा बांग्लादेश का मानना है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी बाउंड्री डिस्प्यूट रहे हैं और ये बाउंड्री डिस्प्यूट आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रीज आपस में लड़ रही है, हमारे बीच में कोई कॉपरेट कर ही नहीं रहा, हमारे कुछ प्लस पॉइंट है ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों पर हमारे बीच में भी कॉपरेशन है और कुछ चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दोनों कंट्रीज क्या सोचती है। अब पढ़ते हैं कि किस चीज को लेकर कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो प्लस पॉइंट तो यह है कि पिछले 20 साल में इंडिया के और बांग्लादेश के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बहुत ज्यादा सुधरे हैं, उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, जिसमें म्यांमार को साउथ एशिया से जोड़ना चाह रहे थे, उसमें बांग्लादेश भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। तीसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या चौथा एनवायरमेंटल इश्यूज हो, इन सारे इश्यूज पे इंडिया और बांग्लादेश हमेशा से कॉपरेट करते आए हैं। देखो, कहीं पर भी कोई आपदा आती है तो इंडिया सबसे आगे होता है मदद करने में, या फिर एनवायरमेंट को लेकर हमेशा हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो है वो स्टैंड लेते हैं। तो इन सारी चीजों पर भी इंडिया बांग्लादेश जो है वो आपस में कॉपरेट करते हुए आए हैं। तो ये था बांग्लादेश के बारे में। अब नेपाल के बारे में पढ़ते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो इंडिया और नेपाल का रिश्ता जो है ना वो बहुत ही अनोखा रिश्ता है, वैसा तो शायद ही किसी और कंट्रीज का रहा होगा। तो इंडिया और बांग्लादेश के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। अब ना नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ऐसा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमारा नेपाल के साथ रहता नहीं है। नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रिटी होती है। इस ट्रिटी में क्या है कि दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो एक दूसरे कंट्री को बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं और वहां पर काम कर सकते हैं। अगर मैं डिस्प्यूट की बात करूं तो पास्ट में कुछ हमारे ट्रेड डिस्प्यूट रहे थे, और वैसे इंडिया को नेपाल और चाइना के वार्म रिलेशन जो आजकल उनके बीच में नजदीकियां बढ़ रही है, दोस्ती बढ़ रही है, वो चीज अच्छी नहीं लगती। चौथा, नेपाल में एंटी इंडियन एलिमेंट्स वहां पर भी है, वो भी इंडिया में ट्रबल करने की कोशिश करते रहते हैं और नेपाल की गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं करती। पांचवा, वहां पर जो है माओइस्ट जो है बढ़ते चले जा रहे थे एक टाइम पर। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में नेपाल के कि 1990s के टाइम पे कैसे माओइस्ट वहां पर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और ये इंडिया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर उधर माओइस्ट बढ़ेंगे तो इससे इंडिया को भी खतरा है। इंडिया के भी बहुत सारे रीजन में ऐसा हमने नस्ल का राइज देखा था, जैसे कि बिहार या आंध्र प्रदेश। और फिर नेपाल भी कुछ चीजों को लेकर क्लेम करता है कि इंडिया उसमें अनफेयर है। नेपाल का मानना है कि लैंड लॉक एरिया है नेपाल और उसे इजीली एक्सेस मिल सकता है पानी का, लेकिन वो सिर्फ इंडिया की वजह से ही नहीं मिलता। लेकिन ऐसा कुछ हमारा बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलता नेपाल के साथ, जैसा हमने पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ देखा, वैसा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमारा नेपाल के साथ में नहीं है। पर कुछ चीजों पर हम कॉपरेट करते हैं, हर कंट्रीज करती है, तो हम भी इंडिया और नेपाल एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं कुछ चीजों पर, जैसे ट्रेड को लेकर, साइंटिफिक कॉपरेशन को लेकर, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स को लेकर। ये पता होने चाहिए नाम कि किस चीज को लेकर हम कॉपरेट कर रहे हैं इंडिया और नेपाल वाले। तो ये कुछ नाम थे, ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, इन सारी चीजों पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ सहयोग कर रही है। अब देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कैसे रहे हैं। देखो, हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि श्रीलंका में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहां एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि वहां पर इंडियन तमिल्स जो थे उनको राइट नहीं मिल रहे थे, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, और सिन्हाला के जो कम्युनिटी के लोग थे वही पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि श्रीलंका सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी का ही है।
अब वैसे हमारे कोई भी श्रीलंका के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो बस इतना ही रहा है कि जब वहां पे तमिल्स को राइट नहीं मिल रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो शांत बैठे। हमने उनके बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश भी की, उनके जो बीच में जो रिलेशन खराब हो गए थे उसको ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा रिजल्ट निकलता नहीं है। फिर इंडिया का मानना है कि हम पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट को फॉलो करने लगते हैं, मतलब अब दूरी कर लेते हैं इस चीज को लेकर कि हमें उनके बीच में सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल्स के बीच में रिलेशन जो है इम्प्रूव करने हैं। उसके बाद में इंडिया FTA साइन कर लेता है श्रीलंका के साथ। FTA क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जब हम उनके साथ श्रीलंका वालों के साथ साइन करते हैं तो इससे हमारे जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। फिर बाद में क्या होता है, श्रीलंका में सुनामी आती है। इंडिया का नेचर ऐसा है कि इंडिया सबकी हेल्प करता है, तो इंडिया इधर भी हेल्प करता है। बाद में जो उनको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने यहाँ पर सुनामी के बाद, उसके लिए इंडिया उन्हें हेल्प प्रोवाइड करता है और फिर इससे भी हमारे जो रिलेशन है श्रीलंका के साथ वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा श्रीलंका के साथ नहीं रहता है। बस इतना ही है कि वहां पर जब तमिल्स को राइट नहीं मिल रहे थे तो इंडिया ने उनके रिलेशन ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इंडिया जो है वो समझ जाता है कि इसमें इंडिया को दखल नहीं देना चाहिए और बाद में इंडिया पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट को फॉलो करता है। अब इंडिया और भूटान के रिलेशन की बात करते हैं। भूटान के साथ तो शायद ही हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। इंडिया और भूटान के बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। हाँ, एक टाइम पे गुरिल्लाज या फिर मिलिटेंट्स जो थे उन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उससे भूटान ने जो है हटाने की कोशिश की थी, उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा था और इससे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि हमें हमारे रीज़न से जो है वो लोग जो और लोगों को भड़काते हैं या वायलेंस करते हैं उन्हें भूटान वालों ने हटा दिया था। तो ये तो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। दूसरा, भूटान में एक बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, लग रहा है और इंडिया ही उसे लगा रहा है। तो इंडिया की वजह से भूटान का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इंडिया एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, किसके लिए? भूटान के लिए। तो भूटान के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में रहा ही नहीं है। अब मालदीव्स के साथ पढ़ते हैं। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन कैसे हैं? तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन भी अच्छे हैं। जब नवंबर 1988 में मालदीव्स पर अटैक करने के लिए श्रीलंका के कुछ तमिल मर्सनरीज जाते हैं और मालदीव्स को अटैक कर रहे होते हैं, तो मालदीव्स तुरंत इंडिया की एयरफोर्स और नेवी से हेल्प मांगता है और हमारी एयरफोर्स और नेवी उसकी मदद भी करती है। तब से मालदीव्स और इंडिया के भी बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। मालदीव्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और फिशरीज में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया की वजह से मालदीव्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है सुधार आया है। तो ये हमने देखा कि इंडिया के साथ अदर कंट्रीज के क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।